Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic, that is British administration. As far as British administration is concerned, it is one of the most important topic. अभी तक हम लोगों ने एक elaborately 1857 तक ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में कॉन्क्वेस्ट किया था वो देखा. उसके पहले भी हम लोगों ने डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड उसके पहले अराइवल ऑफ द फॉरेनर्स इन आवर कंट्री, ये वाले टॉपिक इलेबोरेटली कवर अप करके रखे हैं. वी हैड सीन द निटिग्रिटीज ऑफ दोज टॉपिक्स एज वेल एज एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट टॉपिक. बट अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स हु कॉन्क्वर्ड आवर एंटायर कंट्री, उनका अल्टीमेट पर्पस क्या था? व्हाट वाज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द कॉन्क्वेरिंग इंडिया? इसके पीछे भी मैंने आपको एक और रीज़न बताया था कि समवेयर अराउंड 1782-84 के अराउंड व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज लॉस्ट बाय द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर फोकस करना चालू किया. द ऑब्जेक्टिव वॉज सिंपल, दे वांटेड टू कैरी आउट देयर ओन इंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपको रॉ मटेरियल एंड मार्केट की ज़रूरत पड़ती है. And for that purpose, India had to be converted from a proper industrial country to a de-industrial country. मतलब इंडिया में अब आपको कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करवाना पड़ेगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म करवाना पड़ेगा ताकि इंडिया में माल ना बने, सो दैट ब्रिटिशर्स वही वाला माल जो उनके इंडस्ट्री में बन रहा है इंडिया में लाके बेचे. अल्टीमेटली फॉर दैट पर्पज़ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड यही एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को देखना है. वी आर गोइंग टू सी पहले कि 1782-84 के पहले वाला एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बाय एंड लार्ज रॉबर्ट क्लाइव एंड देयर आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग, इनके अंडर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था. उसमें रॉबर्ट क्लाइव के अंडर का एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट ड्यूअल गवर्नमेंट, जो आज हम बात करेंगे. बट एज फार एज वी कैन से कि बेसिकली दिस वन दैट इज़ वॉरेन हेस्टिंग इज कंसर्न, देन वॉरेन हेस्टिंग की बातें जो है बेसिकली उसको भी हम लोग को थोड़ा इलेबोरेटली देखना पड़ेगा, बिकॉज वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. एंड देयर आफ्टर फिर 1784 के बाद इंडिया में अल्टीमेटली अराइवल ऑफ द कॉर्नवालिस, एंड देयर आफ्टर कॉर्नवालिस कोड हिज सिविल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, सारी ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम लोगों को इलेबोरेटली देखना पड़ेगा. बिकॉज अल्टीमेटली समवेयर डाउन द लाइन वॉरेन हेस्टिंग एंड कॉर्नवालिस वेर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जिन्होंने इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा. यही एडमिनिस्ट्रेशन को यूटिलाइज करके लेटर ऑन ब्रिटिशर्स ने इलेबोरेट कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया किया ही, बट द रियल पर्पस दैट इज थोरो पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, ये भी उन्होंने किया. लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक नाउ कि हम लोगों को एक एक करके अब इनके एडमिनिस्ट्रेटर देखने हैं. बट अगेन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ओके, यू विल गेट एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर. ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी योर डाउट इफ यू आर हैविंग एनी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक गाइस, कि अब एक एक करके देखेंगे कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में अब इवॉल्व कैसे हुआ. सबसे पहले 1772 वॉज अ वेरी लैंडमार्क ईयर. 1772 was a landmark year because there was a recall of Robert Clive from our country once and finally. ये क्यों किया गया, अब उसके बैकग्राउंड के ऊपर हम लोगों को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा. कि इट ऑल स्टार्टेड इन 1765. अगर आपको याद है हम लोगों ने देखा था 1765 में देयर वाज बैटल ऑफ बक्सार, एंड बैटल ऑफ बक्सार जैसे ही ख़त्म हो गया देन ऑब्वियसली रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करके रखी थी. एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ऑब्वियसली मुगल एम्पायर शाह आलम और एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नवाब ऑफ अवध दैट इज़ शुजाउद्दौला उनके साथ साइन हुई थी. अल्टीमेटली अरेंजमेंट्स वेर मेड, एंड अरेंजमेंट से हम लोगों को ये दिखाई देता है कि बेसिकली दिस वन दैट इज़ रॉबर्ट क्लाइव ही केम आउट विद द अरेंजमेंट फॉर द ड्यूअल गवर्नमेंट. अब यही ड्यूअल गवर्नमेंट एग्जैक्टली है क्या, इसके ऊपर अब थोड़ी बहुत बातें करते हैं. 1765 में बेसिकली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी. ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मुगल एम्पायर शाह आलम के साथ साइन हुई थी. एंड बाय दिस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अब इसके प्रोविजन हमने देखे थे. वन इंपॉर्टेंट प्रोविजन वाज दैट कि दीवानी राइट ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा ये अब कंपनी को मिल जाएंगे. एंड नाउ व्हाट इज दिस दीवानी राइट? तो दीवानी राइट समझने के लिए वी नीड टू एंटर अ बिट इनटू मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में हमको दिखाई देता है कि एक प्रोविंशियल हेड जो है उसको नाजिम बोला जाता है, या फिर उसको बेसिकली आप नवाब भी बोलोगे. ये नवाब जो है इसको ही इज़ बेसिकली नथिंग बट अ गवर्नर ऑफ द प्रोविंस. ये नवाब के अंदर हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट पावर दिखाई देती है. एक होती है निज़ामत की एंड दूसरी होती है बेसिकली दीवानी पावर. ये निज़ामत वाली पावर मतलब बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. तो आप यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली मेंटेन करोगे. फॉर दैट पर्पज़ जो भी पुलिस डिपार्टमेंट एंड पुलिस के साथ साथ जो आर्म फोर्सेस रहते हैं मुगलों के, वो आपके अंडर आ जाएंगे. दैट विल बिकम सबसर्विएंट टू यू. एंड thereafter अंडर दीवानी यू हैव राइट टू लीवाई एंड कलेक्ट टैक्सेस. तो मतलब बेसिकली ही इज़ अ काइंड ऑफ द सिविलियन हेड ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न, एंड दैट्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
वाया दिस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अल्टीमेटली दीवानी राइट जो है अपने पास ले लिए। मतलब अब नवाब जो है उसके अंडर के जो दीवानी राइट रहेंगे वो किसके रहेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। देयर आफ्टर हम लोगों को ये दिखाई देता है कि 1765 में ही एक और मेजर इवेंट इंडिया में हुआ, दैट इज़ मीर जाफ़र डाइड। अगर मीर जाफ़र के ऊपर अगर आपको याद रहेगा, वी हैड ऑलरेडी सीन कि ही वॉज अ ट्रेचरस पर्सनैलिटी इन 1757 बैटल ऑफ प्लासी बट अल्टीमेटली रिप्लेस इन 1760 बाय मीर कासिम। बट मीर कासिम ने जैसे ही बगावत कर दी 1762 ऑनवर्ड, तो 1762 से लेके 1765 में मीर जाफ़र वॉज अगेन मेड नवाब ऑफ बंगाल। बट अल्टीमेटली मीर जाफ़र डाइड इन 1765 एंड आफ्टर मीर जाफ़र के मरने के बाद अल्टीमेटली हम लोग को दिखाई देता है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड पावर टू हिज सन। इसका एक और बेटा था, माइनर बच्चा था, उसका नाम था बेसिकली निज़ामुद्दौला। Nizamuddaula is quite important personality because 1765 में when Britishers had given power of नवाबशिप to निज़ामुद्दौला, निज़ामुद्दौला के साथ ब्रिटिशर्स ने यही 1765 में एक और ट्रीटी कर ली जिसको आप बोलोगे ट्रीटी ऑफ अलीनगर। इसको ट्रीटी ऑफ अलीनगर या फिर ट्रीटी ऑफ कैलकटा भी आप बोलोगे। हमने देखा था कि अलीनगर ये वाला नाम जो है वो बेसिकली कैलकटा का ही नाम है एंड इट वॉज गिवन बाय सिराजुद्दौला व्हेन ही हैड अटैक कंपनीज ऑफिस इन कैलकटा समवेयर अराउंड 1756-1757। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर से अल्टीमेटली ही एक्सीडेड या फिर उसने बेसिकली परमिशन दे दी कि जो निज़ामत राइट है दैट ही विल कैरी विद द हेल्प ऑफ अ डेप्यूटी नाज़ीम। इसके लिए एक डेप्यूटी नाज़ीम अपॉइंट होगा या फिर डेप्यूटी निज़ाम भी आप इसको बोलोगे, हु विल बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दैट इज़ इट। दिस इज़ बेसिकली अ ड्यूअल गवर्नमेंट। मतलब अब क्या है कि आपके पास एक पपेट नवाब है निज़ामुद्दौला के नाम पे, ही इज़ द रियल अथॉरिटी या फिर वी कैन से बेसिकली नॉट रियल बट ही इज़ द नॉमिनल अथॉरिटी लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अब रियल अथॉरिटी जो है निज़ामत की एंड दीवानी की अब किसके पास है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। एंड यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ये सारा का सारा जो पावर आ गया वो कंपनी ने क्यों लेके रखा था, बिकॉज ऑफ द थोरो पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन। अल्टीमेटली कंपनी वॉज इंटरेस्टेड इन ट्रेजरी। आपकी ट्रेजरी किसके अंडर रहती है, दीवान के अंडर रहती है एंड ट्रेजरी में ही सारा का सारा रेवेन्यू जो है आपके एरिया का आता है। तो कंपनी हैड थॉट कि अभी हम लोग क्या रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबल रेवेन्यू डिमांड करेंगे, वो रेवेन्यू जो अल्टीमेटली ट्रेजरी में आएगा। अल्टीमेटली अगर वो ट्रेजरी में नहीं आ रहा है तो लोकल लेवल पर हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कैरी आउट करेंगे। एक्सप्लॉयटेड बंदा जाएगा कहाँ पे, पुलिस के पास जाएगा, आर्म फोर्सेस के पास जाएगा। बट अब वो भी अल्टीमेटली कंपनी के अंडर है बिकॉज निज़ामुद्दौला हैड एग्रीड कि कंपनी के हेल्प के साथ वो सारी चीज़ें अब मैनेज करेगा। तो इन दैट कैपेसिटी जैसे ही एक ऑर्डिनरी पीजेंट फार्मर वी कैन से इसके ऊपर जब हैवी रेवेन्यू डिमांड पड़ने लग गए तो अल्टीमेटली ही विल गो टू दिस पर्टिकुलर अथॉरिटीज, दे विल ऑब्वियसली डायरेक्ट हिम टू हिम एंड अल्टीमेटली ये वही बोला भाई मेरे पास कुछ पावर नहीं है, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाओ। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी अल्टीमेटली सेड कि भाई नहीं, आपका तो नवाब बैठा हुआ है, आप उसके पास जाओ, हम लोग क्यों आपको हेल्प करें। सो अल्टीमेटली इट वॉज अ माइजरी फॉर द पीजेंटशिप। Dual government was one of the most exploitative system that we can see. Ultimately historians agree कि somewhere around revenue demand है वो somewhere 35 से लेके 50% के बीच में था बंगाल का, वो आउट ऑफ नोवेयर इंक्रीज करके 80 to 90% तक पहुंच गया। ऑब्वियसली 80 to 90% का अगर रेवेन्यू आप डिमांड कर रहे हो, मतलब फार्मर से फॉर एग्जांपल 100 kg पोटैटो निकाल रहा है, उसमें से 90 kg पोटैटो अगर आपको मांगोगे तो फिर फार्मर बेचारा खाएगा क्या एंड आफ्टर रहेगा कैसे। इसके बहुत बुरे इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली बंगाल के ऊपर पड़ने चालू हो गए। एंड ये बहुत बुरे इम्पैक्ट बंगाल के ऊपर कैसे पड़ गए, तो सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट इम्पैक्ट जो है कि बंगाल की जो ट्रेजरी है अब वो थोरोली एम्प्टी होनी चालू हो गई। अगर बंगाल की ट्रेजरी एम्प्टी हो जाएगी देन ऑब्वियसली फिर क्या होगा, आपको पता है कि कंपनी अल्टीमेटली यहीं से तो पैसा निकाल रहा है, बंगाल की ट्रेजरी से पैसा निकालेंगे, इंडिया में माल खरीदेंगे एंड यूरोप में जाके उसको बेचेंगे। दैट वॉज द इनिशियल पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन दैट कंपनी हैड कैरिड आउट। बट उसके लिए बंगाल के ट्रेजरी में पैसा आना ज़रूरी है। अब बंगाल के ट्रेजरी में अगर पैसा ही नहीं आ रहा है, हाउ आर यू गोइंग टू बाय प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड गो एंड सेल इट टू द यूरोपियन कंट्रीज़, वो तो हो ही नहीं सकता। एंड इन दैट कैपेसिटी कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो ख़राब होनी चालू हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, बंगाल में सीवियर अग्रेरियन क्राइसिस जो है वो डेवलप होना चालू हो गया। एंड अग्रेरियन क्राइसिस के साथ हमको धीरे धीरे दिखाई देता है बंगाल में फेमाइन लाइक कंडीशन आ गई, जिसको ग्रेट बंगाल फेमाइन भी बोला जाता है 1770 का। ग्रेट बंगाल फेमाइन में अल्टीमेटली मिलियंस ऑफ पीपल डाइड।
एंड ऑब्वियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो शांत तो नहीं बैठेंगे, उसमें से कुछ अच्छे वाले लोग भी थे हु हैड सिंपथाइज विद इंडियंस, इन्होंने वो वाले रिपोर्ट अल्टीमेटली लंदन में भेजने चालू कर दिए। एंड इसका काउंटर इफेक्ट अब आपको लंदन में दिखाई देगा कि समवेयर अराउंड 1769 के अराउंड फर्स्ट टाइम लंदन मीडिया ने बेसिकली लंदन गैजेटी नाम का पेपर था प्रिसाइजली, उन्होंने अपने फ्रंट पेज के ऊपर कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन एंड बंगाल की माइजरी बिकॉज ऑफ द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर रिपोर्ट छापने चालू कर दिए। एंड जैसे ही आप रिपोर्ट छापोगे तो होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आता है जो अडानी के खिलाफ था, फॉर एग्जांपल अडानी के शेयर प्राइजेस ऑटोमेटिकली प्लमेट होने चालू हो गए, बराबर ऑलमोस्ट 70 to 80% से शेयर प्राइजेस गिर गए। कंपनी भी तो प्राइवेट कंपनी है, तो कंपनी के शेयर प्राइजेस जो है ऑटोमेटिकली बेसिकली डाउन होने चालू हो गए, जिसकी वजह से कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हो गया। एंड जैसे ही कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हो गया, शेयर प्राइजेस कंपनी के लो होने चालू हो गए, कंपनी हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक लोन्स। अब आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स रही है, जैसे अडानी को लोन कहाँ से जाता है आपने देखा होगा, LIC से जा रहा है, SBI से जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, वैसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक ब्रिटेन में भी हुआ। सबसे पहले अराउंड 1770 जो है बेसिकली हम लोगों को दिखाई देता है कि बेसिकली सबसे पहले बैंक ऑफ लंदन कंपनी इनके पास गई एंड रफली इनके पास से बेसिकली 1 मिलियन पाउंड का लोन जो है बेसिकली मांगा। बैंक ऑफ लंदन इनको इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस ज़माने में, उन्होंने 1 मिलियन पाउंड का लोन दे दिया, बट ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यू आर टॉकिंग। ये 1 मिलियन पाउंड आज भी बहुत ज़्यादा होते हैं उस ज़माने के, तो यू कैन क्लियरली इमेजिन। फाइनली फिर 1771 में कंपनी का बैलेंस शीट्स नहीं सुधरा, तो अल्टीमेटली कंपनी वापस से बैंक ऑफ लंदन के पास गई, भाई हम लोगों को लोन दो। अब बैंक ऑफ लंदन ने लोन देने से मना कर दिया, भाई आप पहले से ही एक डूबती हुई कंपनी हो, आपने 1 मिलियन पाउंड का लोन पहले ही लिया है विच वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू रेज, पर फिर भी हमने रेज करके आपको दे दिया ना, वी डोंट हैव मनी टू गिव यू फर्दर 1 मिलियन का लोन, तो आप हमारे पास मत आना। अल्टीमेटली कंपनी हैड नो अदर ऑप्शन कि आपकी कंपनी जब फेल हो रही है तो कंपनी जाएगी किसके पास से, गवर्नमेंट के पास जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी वेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेटली डिसाइडेड टू गिव द लोन इन 1772 ऑन द कंडीशन कि आपको बेसिकली हम लोग 1.5 मिलियन पाउंड का लोन दे देंगे, बट ये वाला जो लोन है हम आपको तभी देंगे व्हेन यू सबमिट योर सेल्फ टू द डायरेक्शन ऑफ द ब्रिटिश वी कैन से गवर्नमेंट। एंड कंपनी को वो एग्री करना पड़ा बिकॉज ऑप्शंस वर क्वाइट सिंपल कि ये 1.5 मिलियन पाउंड का लोन नहीं आता है तो कंपनी को ताला लगाना पड़ेगा, बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव का ड्यूअल गवर्नमेंट हैड फेल्ड मिजरेबली। अपने हैवी टैक्सेशन से बंगाल का एग्रीकल्चर रून कर दिया, नोबडी वांट टू परफॉर्म एग्रीकल्चर इन बंगाल, जिससे अल्टीमेटली ट्रेजरी एम्प्टी हुई बिकॉज ऑफ रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है। एंड वन वर्स कि अल्टीमेटली आपके अंडर जो मिलियंस ऑफ पीपल हु आर नाउ डाइंग इन बंगाल बिकॉज ऑफ द ग्रेट बंगाल फेमाइन, उसके रिपोर्ट की वजह से कंपनी के शेयर प्राइजेस भी खत्म होने चालू हो गए, बिकॉज कंपनी का रीजन डी ट्रिप या फिर कंपनी के शेयर प्राइजेस इतने हाई क्यों थे, बिकॉज उनके अंडर इंडिया था। अब वो इंडिया ही उनके हाथों से जाते हुए दिख रहा है लंदन वालों को, तो लंदन वालों ने अपना पैसा खींचना चालू कर दिया। एंड दैट्स अ कंपनी हैड ओनली वन ऑप्शन टू टेक दैट पर्टिकुलर लोन एंड सबमिट इटसेल्फ टू द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ही रेगुलेट करके रखा था कि भाई आप पहले तो क्लाइव को वापस बुलाओ, एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करो इन 1772 एंड फाइनली फिर 1773 में आपको दिखाई देगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगा दिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इज समथिंग दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन, बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि चेन ऑफ इवेंट विच अल्टीमेटली बिफॉल्ड अपॉन वी कैन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज ऑफ द मिस एडवेंचर ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव। ये सारी सिस्टम जो रॉबर्ट क्लाइव की है, इसको ड्यूअल गवर्नमेंट इसीलिए बोला जाता है बिकॉज आपके पास एक नॉमिनल हेड है एंड आफ्टर आपके पास एक रियल हेड है। दीवानी पावर एंड आफ्टर निज़ामत पावर दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है, जबकि एक्चुअल में नॉमिनल पावर किसके अंडर है, नवाब के अंडर है। तो हो गया ना आपके ड्यूअल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट, एक बेसिकली कंपनी का गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और एक बेसिकली हो गया आपका नवाब का, दैट इज़ नॉमिनल गवर्नमेंट। तो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये ड्यूअल गवर्नमेंट जो है एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे फंक्शन कैसे कर रहा था एंड हाउ इट अल्टीमेटली ब्रॉट अपॉन misery upon the entire Bengal. It is in this background precisely रॉबर्ट क्लाइव को रिकॉल किया गया एंड रॉबर्ट क्लाइव को रिकॉल करके अल्टीमेटली कंपनी ने अपने ही एक ऑफिशियल दैट इज़ वॉरेन हेस्टिंग को प्रमोशन दे दिया। वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द न्यू गवर्नर ऑफ द फोर्ट विलियम इन 1772 एंड 1773 में इनका प्रमोशन हुआ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोजीशन पे
because it is a regulating act 1773 this particular personality ultimately got elevated to that position. ऑब्वियसली अब इनके सामने के टास्क काफ़ी बड़े टास्क थे कि पहले तो हम लोगों को रेवेन्यू रिवाइव करना है, ट्रेजरी में रेवेन्यू लाना है। ट्रेजरी में अगर रेवेन्यू आता है तो वो बैलेंस शीट वी कैन पब्लिश इन लंदन, एंड लंदन में जो कंपनी के स्टॉक प्राइजेस गिर रहे हैं उसको हम लोग उठा पाएंगे। तो इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू रिवाइव इंडियन रेवेन्यू सिस्टम नाउ, बिकॉज लोग एग्रीकल्चर छोड़ के भाग गए हैं एंड लोगों को ये पता चला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर एग्रीकल्चर करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। टू मच ऑफ रेवेन्यू डिमांड इज़ देयर, एंड रेवेन्यू वसूल करने की जो इनकी मशीनरी है वो भी काफ़ी डेंजरस है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिविलियन ऑफिसर नहीं आ रहे आपके दरवाजे पे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, अब उनके साथ पुलिस एंड आर्मी ऑफिसर भी आ रहे हैं, बिकॉज इवन पुलिस एंड आर्मी ऑफिसर्स आर नाउ वर्किंग फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेप्यूटी नाजिम इज़ देयर, एंड इन दैट कैपेसिटी nobody was ready to perform agriculture at a ground level। अब किसी ने एग्रीकल्चर ही परफॉर्म नहीं किया तो रेवेन्यू आएगा कहाँ से और आपकी ट्रेजरी आप रिवाइव कहाँ से करोगे, राइट। तो दैट वाज द प्रॉब्लम दैट वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड इनका यही सबसे अर्लीस्ट टास्क था कि रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल जो है बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, ऑब्वियसली रिवाइव करना है। ऊपर से ये वो वाला टाइम पीरियड है 1772। इफ़ यू रिमेंबर हमने ये भी देख के रखा हुआ था कि मराठाज वेर ऑन दी असेंडेंसी अंडर माधवराव पेशवा। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत तो हार गया था मराठाज, बट 1761 से 1772 1773 तक माधवराव पेशवे वॉज देयर, एंड माधवराव पेशवास के अंडर मराठाज हैड रीगेन देयर लॉस्ट प्रेस्टीज। हमने ये भी देख के रखा हुआ था। इट वॉज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव पेशवा इन 1772 ऑनवर्ड प्रॉब्लम स्टार्टेड इन मराठा एम्पायर, बट वो इंटरनल प्रॉब्लम थे, अभी तक इतने ज़्यादा बाहर नहीं आए थे। तो मराठाज वेर ऑन दी असेंडेंसी। ये वही वाला टाइम पीरियड है जब फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है उसके बीच वाला टाइम पीरियड। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉरफेयर में ब्रिटिशर्स हैड टू साइन ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ मद्रास विच वॉज अ डिफेंसिव ट्रीटी। तो इवन मैसूर वॉज ऑन एन असेंडेंसी, एंड ये वही वाला टाइम पीरियड है जब बेसिकली इंडिया पे रिपीटेड इनकर्जन जो है बेसिकली अब अफगानियों के वापस से चालू हो गए थे अंडर सन एंड सक्सेसर ऑफ बेसिकली वी कैन से दिस दैट इज़ दुरानी रूलर अहमद शाह अब्दाली। तो हर जगह से वी कैन सी इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन रही है इन ऑर्डर टू होल्ड ऑन टू द पोजीशन ऑफ द बंगाल। बट फिर भी अब एक एक करके देखेंगे कि हाउ ही हैंडल दिस पर्टिकुलर पोजीशन, कि इन्होंने धीरे धीरे करके पोजीशन जो कैसे संभाली। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की अगर बात करेंगे देन ऑब्वियसली इन्होंने डुअल सिस्टम जो उसको बंद कर दिया। जो डेप्यूटी नाजिम डेप्यूटी दीवान इन्होंने अपॉइंट करके रखे हुए थे इन ऑर्डर टू हैंडल ऑल द एस्पेक्ट, जैसे डेप्यूटी नाजिम अपॉइंट करके रखा था इन ऑर्डर टू हैंडल बेसिकली निज़ामत, वैसे इन्होंने डेप्यूटी दीवान भी अपॉइंट करके रखे थे हु विल एक्ट एज अ एजेंट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे डेप्यूटी दीवान अपॉइंट कर दिया और डेप्यूटी दीवान के अंडर जो है सारा कारोबार ये लोग चला रहे थे। तो डेप्यूटी दीवान को निकाल दिया एंड रेवेन्यू मैटर जो है इन्होंने डायरेक्टली अपने अंडर ले लिया। उसके लिए एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया इन्होंने कंपनी के अंडर, एंड नाउ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विल हैंडल द रेवेन्यू रिलेटेड मैटर। इट वॉज बेसिकली वॉरेन हेस्टिंग जो बेसिकली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ कलेक्टर। यही पोजीशन के लिए तो आज आप बेसिकली फाइट भी कर रहे हो, बट कलेक्टर करेगा क्या, कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। तो कलेक्टर ये वाली पोजीशन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन है विच वॉज क्रिएटेड बाय देम। Thereafter company as a sole authority, obviously now there was no more nawabship, and that's why फिर company जो है it will be a sole authority of Bengal, and later on even British government ने ये position को secure किया था कि now company will undertake administration of Bengal directly, and for that purpose governor of Fort William who is Warren Hastings, he will be elevated to the position of the governor general of Bengal, thereby Warren Hastings becoming the first governor general of Bengal। एंड जो बेसिकली कंपनी ने मीर जाफ़र की फैमिली उनको पेंशन ऑफ कर दिया। तो सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट टास्क जो इनके सामने था इट वाज बेसिकली टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। बट 1772 में एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करने के बाद अब धीरे धीरे करके आपको और चीज़ें भी संभालनी थी। सबसे पहले तो मुगल्स के साथ भी रॉबर्ट क्लाइव ने कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन किए थे, एंड वाया 2 ट्रीटीज़ ऑफ अलाहाबाद 1765 नवाब शुजाउद्दौला वॉज नवाब ऑफ अवध, उनसे बेसिकली 50 लाख रुपए की वॉर इंडेमनिटी एंड देयर आफ्टर फिर टेरिटरी ऑफ कारा लेके रखी थी। टेरिटरी ऑफ कारा वॉज गिवन टू द मुगल एम्पेयर शाह आलम, एंड शाह आलम से दीवानी राइट भी कंपनी ने वसूल किए थे। इन रिटर्न ऑफ दीवानी राइट ऑफ बिहार बंगाल एरिसा एंड टेरिटरी ऑफ कारा कंपनी वॉज सपोज टू पे 26 लाख रुपीज़ एनुअली टू द मुगल एम्पेयर। अल्टीमेटली ये ट्रीटी जो है वॉरेन हेस्टिंग ने पूरी की पूरी बेसिकली ख़त्म कर दी। चार्ज रखा मुगल एम्पेयर शाह आलम के ऊपर कि ही वॉज बेसिकली कोल्यूडिंग विद मराठाज देयर बाय थ्रेटनिंग आवर सर्वाइवल इन इंडिया,
एंड इन दैट कैपेसिटी वी विल नो लॉन्गर गिव एनी काइंड ऑफ द हेल्प टू द मुगल एम्पेयर। पहले तो 26 लाख रुपीज़ का एनुअल पेमेंट बंद कर दिया, एंड लेटर ऑन 1774 आते आते इवन कारा वाली टेरिटरी जो मुगल एम्पेयर को देके रखी थी वो इन्होंने उनसे वापस ले ली। इसके वजह से इनका हैवी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि बेसिकली इट इज़ अ सोलेमन ब्रीच ऑफ प्रॉमिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वॉरेन हेस्टिंग, एज आई टोल्ड यू, कि उनकी सिचुएशन काफ़ी प्रिकैरियस रही थी एंड ही वॉज सराउंडेड विद न्यूमरस एनिमी फ्रॉम ऑल पर्टिकुलर पीरियड ऑफ साइड। ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे कोई ब्रिटिशर्स के पास जीसस क्राइस्ट वाली पावर नहीं थी कि बेसिकली उठ गया और बेसिकली इंडिया को कैप्चर कर लिया। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम, एंड दिस काइंड ऑफ द हार्ड डिसीजंस वर टेकन बाय देयर एडमिनिस्ट्रेटर एज एंड व्हेन इट वॉज रिक्वायर्ड। So since Mughal emperor was more close to Marathas during this particular period of the time, he had virtually came under the protection of Mahaji Sindhia. Mahaji Sindhia के ऊपर हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, and Mahaji Sindhia was a really big threat to the British government. Ultimately Mahaji Sindhia को ही हराने के लिए, if you remember, हमने देखा था कि 1781-82 के अराउंड वॉरेन हेस्टिंग ने फोर्सेस ही भेज दी जिसमें बैटल ऑफ सिप्री में महाजी सिंधिया को लेटर ऑन हराया भी गया था। तो ये सारे इंट्रिकेट मैटर्स है, इन डिटेल अभी हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली मुगल एम्पेयर के साथ का जो बेसिकली रिलेशन है वो इन्होंने टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ख़त्म कर दिया। द रिलेशन विल बी री एस्टैब्लिश जब बेसिकली सिंधियाज आर गोइंग टू साइन ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इन 1803 कि 1803 में अल्टीमेटली जब सिंधियाज के साथ ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस साइन हुई ब्रिटिशर्स की, तब जाके ब्रिटिशर्स को वापस से दिल्ली का एक्सेस मिला एंड मुगल एम्पेयर केम अंडर देयर प्रोटेक्शन। बट अभी के लिए मुगल एम्पेयर के साथ के रिलेशन इनके ख़त्म हो गए जो 1765 में दे हैड एस्टैब्लिश अंडर रॉबर्ट क्लाइव। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली फिर रेवेन्यू सेटलमेंट सबसे पहला एंड सबसे फॉरमोस्ट प्रॉब्लम तो वही था। यही से तो सारे फसाद की जड़ आपको दिखाई देगी कि प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम हियर ओनली कि 1772 में रेवेन्यू वॉज एग्जॉस्टेड, जिसके वजह से अल्टीमेटली फेमाइन लाइक कंडीशन एंड जिसके वजह से कंपनी के शेयर प्राइजेस इन ब्रिटेन वॉज प्लमेटिंग, एंड दैट्स अ रेवेन्यू दैट इज़ ट्रेजरी को रिवाइव करना ज़रूरी था। ये ट्रेजरी को रिवाइव कैसे करो, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, सॉरी गाइज, ओके। सो ये कंपनी के रेवेन्यू को रिवाइव कैसे करोगे, तो कंपनी के रेवेन्यू को बेसिकली रिवाइव करोगे वाया सर्टन सॉर्ट ऑफ द न्यू सेटलमेंट। तो आपने ड्यूअल गवर्नमेंट ख़त्म कर दिया, एक्सप्लॉयटेटिव मेथड ख़त्म कर दी, तो नाउ यू बेसिकली रिवर्टेड बैक टू द इजारदारी सेटलमेंट। इजारदारी सेटलमेंट इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने पहले भी देख के रखी हुई थी कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली दिस इजारदारी सेटलमेंट। इजरा या फिर इजारदारी भी आप इसको बोलोगे, इजरा या फिर इजारदारी सेटलमेंट इफ़ यू रिमेंबर 1712 में जुल्फ़िकार खान ने लगा के रखी थी। एंड हमने इसके ऊपर भी इलेबोरेटली देख के रखा था कि ये जुल्फ़िकार खान ने लगाई हुई सेटलमेंट क्या है, कि मुगल्स के अंदर हमको दिखाई देता है कि देयर वाज पीसेस ऑफ लैंड। ये पीसेस ऑफ लैंड को जागीर बोला जाता था, एंड ये जागीर जो एक ज़माने में एम्पेयर दिया करता था। द मोर क्लोजर यू आर टू द एम्पेयर द मोर बेटर जागीर यू आर गेटिंग फ्रॉम द एम्पेयर। तो एम्पेयर जो आपको जागीर देगा ऑब्वियसली उसके ऊपर आपका सर्वाइवल था। मैंने आपको समझा था कि लैंड आपको कच्छ वाले रीजन में चाहिए जहाँ पे कुछ नहीं आता है, या फिर गंगेटिक वैली में चाहिए जहाँ पे काफ़ी फर्टाइल लैंड है, तो ऑब्वियसली वो एम्पेयर डिसाइड करेगा। एंड ये वाला राइट एम्पेयर ने दे दिया इन 1712। नाउ बेसिकली क्या होगा, जागीर का ऑक्शन होगा, एंड जो हाईएस्ट बोली लगाएगा या फिर हाईएस्ट बिड लगाएगा उसको ये लैंड दे दिया जाएगा। तो ये जो इजारदारी सेटलमेंट जो हमने पहले भी देखी थी 1712 में, ये पर्टिकुलर सेटलमेंट जो है इसके ऊपर अब बेसिकली वॉरेन हेस्टिंग ने वापस से काम करना चालू कर दिया। एंड वॉरेन हेस्टिंग ने ये जो ओल्ड सिस्टम है उसको रिवाइव करके इसको 5 साल के लिए बना दिया। मतलब एक बार अगर वॉरेन हेस्टिंग ने सेड इन 1772 कि हम लोग बेसिकली पीसेस ऑफ लैंड का ऑक्शन करेंगे, एंड ऑक्शन करने के बाद से फॉर एग्जांपल साइनिल नाम का एक बिडर है, तो आई एम बिडिंग व्हाट, देन ऑब्वियसली मैं जो है बेसिकली 1000 रुपये यहाँ से आपको रेवेन्यू ला के दे सकता हूँ। तो ऑब्वियसली वॉरेन हेस्टिंग स्टेटेड कि ये 1000 रुपये का जो रेवेन्यू है हम लोग बेसिकली 5 ईयर्स के लिए फिक्स रखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग हैड थॉट कि भाई साइनिल यहाँ पे जाएगा, ये लैंड के ऊपर उसको लगता है 1000 रुपये का रेवेन्यू है, तो 5 साल के लिए वी विल गिव दिस लैंड टू दिस पर्टिकुलर बिडर। ये बिडर को अल्टीमेटली एडवांटेज क्या मिलेगा कि बिडर ने बोला है कि 1000 रुपये लाएंगे, तो फिर बिडर के पास ये 5 साल के लिए लैंड है, और हर साल के लिए जो रेवेन्यू डिमांड है इट इज़ फिक्स फॉर 1000। तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के मेजर लूँगा कि ये बिडर जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, एंड 1000 रुपये के ऊपर जितना भी रेवेन्यू उसको आएगा वो बिडर अपने पास रखेगा। बट ये सारी चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज़ में चलती है, इंडिया में नहीं चलती। इंडिया में नोबडी इज़ लुकिंग, एंड स्पेसिफिकली अ बिडर हु इज़ अ बिग लैंड लॉर्ड या फिर वॉर लॉर्ड या फिर बेसिकली वन आर्मी मैन या फिर ऑस्टवाइल बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर, उसको थोड़ी ना प्रोडक्टिविटी से कुछ लेना देना है। वो अपने 4-5 गुंडे हायर करेगा एंड लोकल लेवल पे जाके उधम मचाएगा। हुआ भी वही।
कि अल्टीमेटली व्हाट आई डिड कि मैं यहाँ पे अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ाने के चक्कर में पड़ा ही नहीं। अल्टीमेटली मैंने 5 साल जो है यहाँ पे उधम मचाना चालू कर दिया, जितना मैक्सिमम पॉसिबल मनी में एक्सटॉर्ट कर सकता हूँ यहाँ से मैंने एक्सटॉर्ट करना चालू कर दिया। दैट्स वाई क्विनक्वेनियल सेटलमेंट जो है ज़्यादा चल ही नहीं पाया। इनफैक्ट वॉरेन हेस्टिंग 1773 में ही फंबल। वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 में जितने भी ऑक्शन किए हुए लैंड है वापस से कॉन्फिस्केट किए, वापस से ऑक्शन के ऊपर डाल दिए, कुछ नहीं हुआ। एंड फाइनली फिर 1777 आते आते वॉरेन हेस्टिंग ने पूरी सिस्टम ही बंद कर दी, बिकॉज उसको वही वाला प्रॉब्लम आया जो एक ज़माने में जुल्फ़िकार खान को आया कि सबसे पहले यही वाला जो बिड किया है ये विदाउट एनी असेसमेंट किया हुआ बिड है, कि असेसमेंट थोड़ी ना कर रहा हूँ मैंने तो ऐसे ही मुँह बोली लगा दी है। अब मेरे को थोड़ी ना पता भाई 1000 रुपये वो लैंड से आने वाला है नहीं आने वाला है। एंड व्हाट इफ़ वो लैंड से 1000 रुपये आएगा ही नहीं, वो लैंड से फॉर एग्जांपल सिर्फ 500 रुपये आएगा, तो अब जो ऊपर का 500 रुपया है वो मैं कहाँ से जमा करूँगा, तो मैं एक्सटॉर्शन कैरी आउट करूँगा ना नीचे वाले लेवल पे। तो विदाउट असेसमेंट बोली लगा दी है लोगों ने, एंड अल्टीमेटली उतना पैसा जो वो लैंड से आ ही नहीं रहा है। दूसरा प्रॉब्लम इसके वजह से कंपनी की जो रेवेन्यू शीट है वो वापस से ख़राब ही हो रही है, वो कोई सुधर नहीं रही है, कि आपने एक एक्सपेक्टेड इनकम जो है बेसिकली आपने एक्सपेक्ट किया था एंड उसके हिसाब से आपने आपके एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली बना के रखे थे। दैट इज़ हाउ बेसिकली बैलेंस शीट वर्क, कि साल भर में भाई इतना पैसा आ सकता है और मेरे इतने खर्चे रहेंगे, बट वो पैसा ही नहीं आया, एक्सपेक्टेड इनकम तो हो गए ना सर गड़बड़ सारी की सारी, हुआ भी यहाँ पे वही। एंड आफ्टर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वही है कि लोकल लेवल पे एक्सटॉर्शन जो है इंडियंस नहीं, ये इंडियन बंदा ही तो है, इंडियंस के खिलाफ जो कैरी आउट करके रखा था इट वॉज ऑल्सो क्वाइट हार्श। इसमें अल्टीमेटली वॉरेन हेस्टिंग ने कलेक्टर भी अपॉइंट करके रखे थे कि कलेक्टर के अंडर ये सारे के सारे बिडर जो है वो काम करेंगे, एंड दोज बिडर्स विल हैव टू सबमिट अ पर्टिकुलर रेवेन्यू टू द कलेक्टर। तो एक डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट पे कलेक्टर बैठेगा एंड वो डिस्ट्रिक्ट में जितने पीसेस ऑफ लैंड है उनके ऊपर जो इजारदार बैठे हुए हैं वो सारा अपना पैसा कलेक्टर को थमाएंगे। बट कलेक्टर हिमसेल्फ वॉज करप्ट एंड कलेक्टर ने भी अपने एक्सटॉर्शन चालू करके रखे थे। इसके वजह से पूरी सिस्टम जो कोलैप्स हो गई, रेवेन्यू जो है जो बढ़ना चाहिए था वो बिल्कुल भी बढ़ ही नहीं पाया। एंड इसके वजह से इजारदारी सेटलमेंट जो है फाइनली वॉरेन हेस्टिंग ने एज आई टोल्ड यू 1777 में बंद ही कर दी। 76-77 में अल्टीमेटली ही रिवर्टेड बैक टू द एनुअल सेटलमेंट एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली एनुअल सेटलमेंट हाईएस्ट बिडर को ही होगा, कि अब आप वापस से हाईएस्ट बिड लगाओ। बट हाईएस्ट बिड लगाने का अगर एक साल में इफ़ वी थिंक कि आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो, आप लोकल लेवल पर अच्छा काम नहीं कर रहे हो, देन ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू गिव दैट लैंड बैक टू यू। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों की वजह से रायते इतने ज़्यादा फैल गए कि कंपनी का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1789-90 कोलैप्स ही रहा। फाइनली जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, उन्होंने बेसिकली काफ़ी फेमस स्टेटमेंट करके रखा हुआ था कि 1/3 ऑफ कंपनीज टेरिटरी इन हिंदुस्तान इज़ नाउ जंगल इनहेबिटेड ओनली बाय द वाइल्ड बीस्ट। मतलब हमारी जितनी टेरिटरी है, एक ज़माने में फर्टाइल लैंड हुआ करता था, अब वो पूरा जंगल हो चुका है और यहाँ पे बस वाइल्ड बीस्ट रहते हैं, मतलब जंगली जानवर रहते हैं और कोई नहीं रहता। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सेटलमेंट जो है वो अल्टीमेटली कोलैप्स हो गई। कंपनी हैड टू वेट टिल अराइवल ऑफ द कॉर्नवालिस एंड कॉर्नवालिस ने अल्टीमेटली बंगाल के ऊपर परमानेंट सेटलमेंट लगा के रखी थी, जिसको भी हम लोगों को लेटर ऑन इलैबोरेटली पढ़ना ही है। बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अर्लियर लेवल के एक्सपेरिमेंटेशन हमको दिखाई देते हैं जो वॉरेन हेस्टिंग ने अपने टाइम में करके रखे हुए हैं। एंड वॉरेन हेस्टिंग यहीं पे नहीं रुके, वॉरेन हेस्टिंग ने इसके अलावा जुडिशियल रिफॉर्म भी करके रखे हैं, कमर्शियल रेवेन्यू रिफॉर्म भी करके रखे थे, उसके ऊपर भी हमको बात करनी है, बट दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए विल स्टॉप ओवर हियर गाइस। सो बेसिकली अगेन जाने से पहले यू विल गेट एक्सेस ऑफ दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ माइन एंड आफ्टर इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर यू विल बेसिकली यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू आर हैविंग। बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अब ये एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को धीरे धीरे कवर अप करना है, सो दैट वी विल गेट टू नो कि एक्सप्लॉयटेशन जो हम लोग बात करते हैं हमेशा, ब्रिटिशर्स वेर कैरिंग आउट हैवी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, अंग्रेज़ों ने इंडिया को लूटा, तो लूटा कैसे वो भी तो हमको देखना पड़ेगा। एंड फॉर दैट पर्पज़ एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज दिस एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेफ एंड साउंड। एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पज़ जो है वो एक्सप्लॉयटेशन या वेलफेयर, उसी में सारा गेम है। हमने सेम एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली कंटिन्यू रखा है, बट वी आर नॉट कैरिंग आउट एक्सप्लॉयटेशन, वी आर गोइंग फॉर द वेलफेयर। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर, बट इन एनी वेज द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्कस फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड। अभी के लिए विल स्टॉप। पहले वॉरेन हेस्टिंग खत्म करेंगे, फिर कॉर्नवालिस, देयर आफ्टर विलियम बेंटिक एंड देयर आफ्टर एज आई टोल्ड यू डलहाउसी। ये 4 गवर्नर जनरल हमको इलैबोरेटली देखने पड़ेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लोकल लेवल पे हमको कवर अप करने हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ, विल मीट अगेन देन टुमारो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।